चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रस्तावना में शासन का उद्देश्य। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रस्तावना में शासन का स्वरूप, जो डिटेल में पढ़ा था, और इस वीडियो में भी हम प्रस्तावना में शासन का उद्देश्य को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों इतना डिटेल में प्रस्तावना में घुसे जा रही। देखिए, अभी जो 2026 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने संविधान कितना पढ़ा है, आपको कितना याद है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा था जैसे कि आप कितना समझते हैं संविधान को, तो इस बेस पे क्वेश्चन था। तो हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट समझते हैं। प्रस्तावना में शासन का उद्देश्य पहला क्या था? न्याय, ताकि हम पढ़ते ही आ रहे तब से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तो आपको पता है कि समाज में उसको काम करेगा अच्छे से, उसको न्याय मिलेगा। तो आर्थिक रूप से वो सशक्त होगा, जब वो हर को जो उसको मन है काम अगर वो करेगा तो उसको ज़्यादा धन कमा पाएगा वो अपना, तो उसे न्याय मिलेगा। और राजनीतिक यानी जो वोटिंग राइट मिला हुआ है, सबको बराबर है, या गरीब अमीर में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये था प्रस्तावना में न्याय के बारे में है। अब देखिए स्वतंत्रता, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता दिया हुआ है इसको हम समझते हैं। ठीक है, 5 है ना स्वतंत्रता। सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता, मतलब विचार की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? यानी सोचना, मनन, चिंतन, यानी हम मन में क्या सोच रहे हैं, क्या मनन कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, इसकी स्वतंत्रता हमारा है। और ये सोचना समझना कैसा कार्य है? ये मानसिक कार्य है, आंतरिक, मेरे अंदर में क्या सोच रही हूँ, दिमाग से क्या सोच रही हूँ, मानसिक कार्य है। ठीक है, तो ये विचार, सोचना, मनन करना। अगर इसमें हो जाए कि अंतर विचार अभिव्यक्ति सब है, क्या है अभिव्यक्ति? देखिए, अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना। हम बोलते हैं ना, जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं वही तो हम बोलते हैं। फिर जब बोल रहे प्रकट करना, तो ये बाह्य कार्य है। विचार आंतरिक कार्य हो सकता है, हो जाए विचार आंतरिक या बाह्य, तो विचार आंतरिक कार्य है और अभिव्यक्ति बाह्य कार्य है। अभिव्यक्ति हो गया। अब देखिए उसके बाद विश्वास करने का। ठीक है, तो विचारधारा को स्वीकार करना। अब मैंने विचार मेरे मन के अंदर आया, ठीक है, मैंने विचार किया, वो मेरे अंदर का काम था, आंतरिक कार्य था। अभिव्यक्ति करना यानी मुझे प्रकट किया, यानी बाह्य का, मैंने प्रकट कर दिया बाहर। ठीक है, और विश्वास, विश्वास यानी विचार, जो भी विचारधारा उसको मैंने स्वीकार करना। ठीक है, मैंने स्वीकार किया जो मेरा मन किया। अब है धर्म। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अब ये धर्म है, धर्म क्या एक सैद्धांतिक चीज़ है। जैसे देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका अपना अपना एक सिद्धांत है। धर्म एक सैद्धांतिक कार्य है। ठीक है, तो हम कौन से सिद्धांत को मानेंगे इसकी भी हमें स्वतंत्रता है, ये प्रस्तावना में दिया गया है और इस शासन का उद्देश्य में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो हो गया हमारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। अब बचा 5वां उपासना। उपासना देखिए, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। मान लीजिए मैंने जो धर्म स्वीकार किया, मैंने हिंदू धर्म स्वीकार किया, तो उसके अनुसार मैं आचरण करूँगी। तो ये हो गया व्यवहारिक कार्य। समझिए स्वतंत्रता में क्या क्या है? एक आंतरिक है अपने मन से, ठीक है, एक अभिव्यक्त जो करी वो बाह्य कार्य है, धार्मिक धर्म जो मान रही हो सिद्धांत सैद्धांतिक है, और जब व्यवहारिक कौन सा है? तो उपासना जो मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने ये पहन के रखा है, जो भी मैं कर रही हूँ, तो ये क्या व्यवहारिक है? व्यवहार में मेरा दिखा रहा है कि मैं कौन से धर्म को मान रही हूँ, तो ये व्यवहारिक है। ठीक है, तो ये हो गया स्वतंत्रता, हो गया अपना, न्याय हो गया। अब चलते हैं समानता। समानता 2 था ना, हमने पढ़ा था, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो समता थी। देखिए प्रतिष्ठा की समानता का क्या अर्थ है, थोड़ा उसको समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है समाज में सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। समाज में सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे और धर्म, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर, छूट गया, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं माना जाएगा। यह है प्रतिष्ठा की अवसर की समानता, कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे उसे हीन नहीं मान सकते। ठीक है, या किसी को आप ज़्यादा श्रेष्ठ भी नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि प्रतिष्ठा की समानता है, सबको समान माना जाएगा। अब अगर किसी को पूरा श्रेष्ठ मान रहे हो तो इसे हुआ ना कि एक को इसकी को आप नीच मान रहे हो। मान लीजिए 2 लोग हैं, आप उसको बहुत, एक को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मान रहे हो, तो दूसरे वाले को तो बुरा लगेगा। उसको एक को श्रेष्ठ, एक मान लीजिए आप घर में खुशी हुआ कुछ, ठीक है, ऐसे समझते आप खूब खुशी मना रहे हैं, और सामने वाले के घर में किसी का डेथ हुआ, कुछ हुआ, आप इतना खुशी मना रहे हैं, तो सामने वाले को तो दुख तो होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर तो हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
प्रतिष्ठा की समानता, अगर हम ना किसी को ज़्यादा हम खूब श्रेष्ठ मानेंगे, ना ही किसी को हीन मानेंगे। ठीक है, अब चलते अवसर की क्षमता, इसी में था ना। तो अवसर की समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के समान अवसर देना, यानी कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसको उसका विकास हो, समान अवसर मिले वो अपने आप को विकास करने के लिए। ठीक है, क्या आप सोच के देखो, ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या अपने देश में अभी फ़िलहाल में सभी को समान अवसर मिला हुआ है अपने विकसित होने के लिए। चलिए आगे देखिए, अब व्यक्ति की बचा गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का क्या मतलब है, देखते हैं। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन प्रदान करना, यानी कि एक मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य की क्या गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है अभी? अब देखिए, आज भी जो सीवेज की सफाई करने के लिए मैनुअल लोग जाके सफाई करते हैं, तो क्या उनको गरिमा मिल रहा है, मनुष्य होने की गरिमा मिल रहा है? आप सोच के देखिए, क्या आपके आसपास कभी देखा आपने जो किसी व्यक्ति को व्यक्ति होने का, मनुष्य होने की गरिमा नहीं मिल रहा है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा का अर्थ यही है कि हम मनुष्य हैं, तो हमारे मनुष्य होने की कुछ गरिमा है, तो क्या वो गरिमापूर्ण जीवन हम जी पा रहे हैं? ये प्रस्तावना में है कि हमें मिलना चाहिए गरिमामयपूर्ण जीवन। ठीक है, अब देखिए बच्चा हमारा एकता और अखंडता। अब समझते एकता का क्या मतलब है और अखंडता का क्या मतलब है। एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। एकता क्या है? एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जिसका अर्थ है नागरिकों के बीच एक होने की भावना विकसित करना, यानी कि अपने देश में जो नागरिक है उनके बीच एक होने की भावना हो। जैसे कई बार अभी क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो जाता है, मुंबई, वेस्ट बंगाल या साउथ इंडिया में आप जाइएगा, कई जगह, हर जगह नहीं होता है बट थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है कि क्षेत्रवाद को लेकर के हो जाता है, धर्म के आधार पे भी हो जाता है। ठीक है, या उन जाति के आधार पे भी लड़ाई होती है। तो ये सब चीज़ें ना हो और उनमें एकता बनी रहे, तो इसीलिए प्रस्तावना में दिया गया। एकता का मतलब यही है कि नागरिकों के बीच एक होने की भावना को विकसित करना है। ठीक है, अब अखंडता का क्या मतलब है, देखिए। अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। अखंडता क्या है? एक भौगोलिक संकल्पना है जिसका अर्थ है भारत का क्षेत्र या भूभाग इससे अलग ना हो, यानी कि अपने देश का कोई भी क्षेत्र अलग ना हो। ये है अखंडता का मतलब, कि हमारे देश से एक जुड़ के रहे। अब देखिए, इसी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रगान बनाया गया है, राष्ट्रीय गीत। ठीक है, जो राष्ट्रीय झंडा तो है ही पूरे देश के लिए एक, वो तो ये सारी चीज़ें क्यों बनाया गया है? ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। कम से कम इस टाइम पे लोग क्या हो कि मिल के रहें, उनको महसूस हो कि हम एक ही देश के हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इसी तरह से आप वीडियो को मेरा फॉलो करते रहिएगा। आगे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट छोटे छोटे वीडियो में मिलते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू, धन्यवाद।